हेलो एवरीवन, कैसे हो जी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे एंड देन फाइनली और घर से थोड़ा सा कम बाहर निकल रहे होंगे क्योंकि ड्यू टू सेकंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 80-90,000 केसेस आ रहे हैं और वो तो टेस्टिंग कम है तो और भी ज़्यादा होंगे। तो चलो लिव्स अपार्ट और सब अपने घर पे सेफ हैं। उम्मीद है सब अपना आराम से अपनी स्टडीज पे ध्यान दे रहे होंगे और जून अटेम्प्ट वाले बच्चे अब ये नहीं सोच रहे होंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मेरे को मैसेज करने प्लीज 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 बंद करो कि सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे, ये सीए से क्लैश हो रहे हैं ऑल दैट। चलो लीव्स अपार्ट। चलो आज का जो मैं आप लोगों के सामने आया हूं वो आज सामने आने के पीछे ऑल्दो आप सब लोग अपने थंबनेल में देख लोगे, जो बच्चा यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा होगा और जो बच्चे इस वीडियो को मेरे क्लास स्टूडेंट्स मेरे डीटीएच मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इसको देख रहे होंगे, डायरेक्ट फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर के अंदर। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी मैं ऐड करने वाला हूं सॉफ्टवेयर के अंदर। मेरी सॉफ्टवेयर बैकएंड कंपनी से बात चल रही है तो मैं जब आएंगे जब भी मैं आपको बता दूंगा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं बेसिकली अभी करूंगा और सब बच्चों के लिए वो अनाउंसमेंट है। मैं बहुत जल्दी ड्राफ्टिंग की और बेसिकली गवर्नेंस की रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। प्लीज मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कब से आप लोग अपना रिवाइज कर लोगे, मतलब मेक श्योर कि मैं 15 अप्रैल 20 अप्रैल कब से मैं स्टार्ट करूं और चैप्टर वाइज करें या 2-3 चैप्टर का एक बार में इकट्ठा बंच करके करें। तो प्लीज मुझे नीचे ना कमेंट सेक्शन में इस चीज के बारे में क्या करना, आप मुझे सजेशन जरूर देना। और जैसे भी कन्वीनियंट होगा ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद में मतलब जैसे 10-15 डेज लगातार इन पे डिवोट करने के बाद उसके बाद डीडी एंड ऑल उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी मैं मूव कर जाऊंगा। तो अबव ऑल बस मैं इतना ही चाहूंगा। और इसके साथ एक छोटी सी चीज और मैं एक टेस्ट सीरीज भी और मैं सोच रहा हूं कि मैं स्टार्ट कर दूं और वो टेस्ट सीरीज भी 2 और 3 टाइप्स की टेस्ट सीरीज होगी। फर्स्ट वन इज चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, बट मेक श्योर दिस टेस्ट सीरीज इज पेड। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट में चेक करूंगा या फिर मैं वो टेस्ट भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर पाऊंगा। क्योंकि फिर है ना वो बच्चा मेरे से ना बाद में बहुत बोलता है, जिन बच्चों ने पेमेंट करके मेरे से लेक्चर्स लिए हैं और वो बोलता है कि सर आपने जो क्रीम है ना, जो मक्खन है वो आप बच्चों को आपने फ्री में दे दिया। तो उसकी डिटेल्स वो क्या होने वाली है, कितने अमाउंट में होने वाली है और कब से मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोगों के सामने। और एक मेरे पास है ना बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कोई रैंक होल्डर की जो शीट है, कोई आंसर शीट हो आपके पास तो उसको प्लीज एक बार दिखा दो कि हाउ टू अटेम्प्ट इन सीएस पेपर और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए क्वेश्चन के आंसर देने की। और एक वीडियो और मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और उसके अंदर क्या है हमारा कि सर हमें यह बता दो कि कैसे आईसीएसआई चाहता है, क्या आईसीएसआई चाहता है। तो आने वाले बैक टू बैक आने वाले वीक में ये कुछ 3-4 टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाला हूं। आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को वैसे तो मेरे टैक्स सेक्शन से दिख गया होगा और आपको मेरे बैकग्राउंड से भी दिख रहा है। तो सर क्या आप ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, देखो मैं ऑडिट नहीं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 इन द पेपर ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब इन द पेपर ऑफ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 7। जैसे कि नाम से ही चैप्टर नंबर 7 के मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपके स्क्रीन साइड में नहीं लेके आ रहा हूं, अभी मैं बस आपको बताना चाहता हूं इस चैप्टर का है क्या, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए। क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है कि यस सर हमें अल्टीमेटली ना क्रक्स चाहिए, हमें जीस्ट चाहिए। तो एक बट कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बेसिक नेचर है, मेरा एक बेसिक वे है कि उस चैप्टर के बारे में आपको सेपरेटली बता देना। सर आप हमें बताओगे कि चैप्टर का नाम क्या है? डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यूज। क्या बोल दिया सर मैंने? एक्चुअली चैप्टर का नाम तो एक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड विजिल मैकेनिज्म, बट मैंने आपके भाई ने, आपके सर ने, आपके फैकल्टी ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यूज, पार्ट बी इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड द पार्ट सी इज विजिल मैकेनिज्म। सो अगर मैं बात करूं इसकी तो वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं कि साइड में मेरे को आपको स्क्रीन दिखे। सो मैंने इसको क्या कर दिया है सर, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आ रही बात समझ में? पार्ट ए आज मतलब आने वाली 2 क्लासेस में हमारा पार्ट ए चलेगा। एक क्लास में मैं आपका आरपीटी करवाऊंगा और सिंगल क्लास में विजिल मैकेनिज्म करवाऊंगा। अभी मैं पूरा जो मेरा डिस्कशन है वो बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं चैप्टर के बारे में और बेसिकली पार्ट ए के बारे में।
अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है कि अकाउंटिंग, जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग, सर आपने सबने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर अकाउंटिंग क्या हो रहा है। ना मैं अकाउंटिंग की थ्योरी के बारे में जाना चाहता हूं और ना ही मैं अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में जाना चाहता हूं। बस इतना मैं बोल सकता हूं कि जो आपने एंट्रीज करी हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो आपने ट्रांजैक्शंस की थी, उसको एक फॉर्मलाइज वे में उसको क्या करना, एंटर करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, टैली करना, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। उन सारी चीजों को एक सेव वे में, सो दैट कि हम उसके बेस पे अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह यूनिफॉर्मिटी ले आएं और उसका हम स्क्रूटनाइज करें और उसके बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, उसका ऑडिट करवाएं और दुनिया को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर पाए, शेयर होल्डर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर पाए। तो अकाउंटिंग तो हमारा ही है। अब उस अकाउंटिंग को आपने अच्छे तरीके से किया है कि नहीं किया है, या मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इवैल्यूएट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को चेक करना, इंटीग्रिटी को चेक करना, जो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हो, ये काम किसका सर, ऑडिटर का। अब ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर कौन होता है, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं अपनी मीटिंग के अंदर, और मैं बोल सकता हूं कि ऑडिटर आर द वॉच डॉग फॉर द फाइनेंशियल कंप्लायंसेस ओवर द कंपनी। ऑडिटर्स आर द वॉच डॉग, ऑडिटर्स आर द वॉच डॉग फॉर द फाइनेंशियल कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनी। क्या आपने अकाउंटिंग एएस को फॉलो किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को? क्या आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया है? इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है, ऑडिटर्स की। तो उसी तरीके से चैप्टर का नाम भी हमारा, पार्ट ए का नाम भी हमारा ऑडिटिंग और अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज। अब सर इश्यूज की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव बात जरूर करेंगे यहां कि क्या क्या दिक्कतें आई ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के अंदर, जो जो आपने कठिनाइयां सामने आई और उनके ऊपर उनकी मिटिगेटिंग एक्शन, उनको बेसिकली कंट्रोल करने का, या उनके ऊपर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया या वर्ल्ड वाइड एक्शन लिया गया। अब इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली पार्ट ए, पार्ट बी हमारा क्या सर, आरपीटी, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये वर्ड आते हैं ना सब बच्चों के माइंड में, एक ही सेक्शन आता है, सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। लेकिन इसके साथ है ना आप एएस भी पढ़ोगे, इसके साथ है ना आप एलओडीआर भी पढ़ोगे, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है जी। पार्ट सी विजिल मैकेनिज्म, सबने ना सेबी एलओडीआर भी पढ़ा होगा, यहां इसके अंदर भी रेगुलेशंस पढ़ेंगे। एक रेगुलेशन जो डील करती है प्लस में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 177 सब सेक्शन 9 एंड 10, वो भी हमारा विसल ब्लोअर के बारे में बात करता है, विजिल मैकेनिज्म के बारे में बात करता है, वन एंड द सेम थिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का चैप्टर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का चैप्टर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और अमेंडमेंट की मैं बात करूं, यस, आईसीएसआई ने अभी अभी रिसेंटली अमेंडमेंट की है। और क्या अमेंडमेंट की है, आईसीएसआई ने एक प्रोविजन को इंसर्ट किया है अभी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडेज, तो वो आपके नोट्स में होगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा आपके नोट्स में, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडेज, ये इंसर्शन किया है मार्च के अंदर 2020 के अंदर, और ये आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मार्च 2020 का मतलब फर्स्ट टाइम ये हमारा दिसंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है, ऑल्दो बट यस उस टाइम आईसीएसआई ने ना ये एग्जाम में पूछा नहीं है क्वेश्चन, बट फॉर जून और दिसंबर दिस इज टोटली रेलेवेंट और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आप कुछ बच्चे बोलोगे सर हमें जो नोट्स दिए हैं उसमें ये कुछ ना ऐसा इंटरफेस नहीं दिख रहा है। यस बच्चों, ये मैंने ना रिसेंटली येस्टरडे नाइट वाले दिन ही मैंने इसको चेंज किया है और उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये लेके आया हूँ। कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है। जो इसके अंदर लिखा उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लस में कुछ जो ज्यादा एक्स्ट्रा है उसको मैंने कट आउट किया है। क्या किया है, उसको कट आउट किया है। चलो जी, चैप्टर के बारे में एक चीज थोड़ी सी ध्यान से, अब जैसे नाम ही बता रहा है अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यूज। पहली बात तो इसके अंदर हम कितनी हेडिंग पढ़ेंगे, 8 हेडिंग पढ़ेंगे सर। कितनी हेडिंग पढ़ेंगे, 8 हेडिंग पढ़ेंगे इसके अंदर। ये 9th हेडिंग ये है और 10th हेडिंग हमारी ये होगी। तो 8 हेडिंग के अंदर आज हम जो करने वाले हैं, पहली 4 हेडिंग तो आज करेंगे, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं हेडिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 4 हेडिंग आज और 4 हेडिंग कल। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने, सर जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है लाइक फाइनेंशियल ओवरसाइट। सर नाम से ही पता लग रहा है ऑडिट एंड अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज। ऑडिट कौन करता है, इंडिविजुअल्स। और आपको सबको एक बात पता होगा, जहां भी इंडिविजुअल्स इंक्लूड हो जाएंगे, जहां भी इंडिविजुअल्स की, मैं बोल सकता हूं कि जहां भी इंडिविजुअल्स की एंट्री हो जाएगी, कहीं ना कहीं सर डिसिसिवनेस, कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस, धोखाधड़ी के चांसेस और लेस इंटीग्रिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंसान है, उनका नेचर है, कहीं ना कहीं फितरत है, जहां पैसा मिलेगा उस तरफ मूव होने की, कन्वर्ट होने की।
तो वही चीजों को माइंड में रखते हुए फाइनेंशियल ओवरसाइट का कॉन्सेप्ट आया कि जो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस को क्यों जांचा परखा जाए, क्यों डबलिंग। देखो मैक्सवेल स्कैम अगर मैं यूएस में बोलूं और यूके में बोलूं, एनरॉन स्कैम अगर मैं यूएस में बोलूं, या सत्यम स्कैम इंडिया में बोलूं, बहुत सारे ऐसे ड्रास्टिक हिस्टोरिक स्कैम हुए हैं जो कंपनीज को बेसिकली क्या किए गए हैं, जो पाए गए हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पे या बैकएंड तौर पे देखा गया कि वो सारे के सारे किसके पार्ट पे ड्यूटी किसकी बनती थी, वो मैनेजमेंट की। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट फेलियर हुआ है, और वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट जहां भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो उनकी वजह से यानी मैनेजमेंट की कमी की वजह से ही ये पाए गए हैं सारे। सत्यम में देख लो आप, ऑडिटर्स के कहीं ना कहीं स्कैम। और एक बात ना बहुत प्यारी बोली जाती है और आप लोग भी ध्यान रखना, अगर प्रोफेशनल्स ना चाहे ना, अगर प्रोफेशनल्स ना चाहें तो इंडिया में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। हर फ्रॉड को जन्म कौन देता है? प्रोफेशनल्स देते हैं, क्योंकि आप लोग ही पढ़े लिखे बैठे हो। इस दिमाग को ना आप कितना भी आप होलिस्टिक वे में चला लो और कितना ही आप इसको नेगेटिव वे में चला लो, वो आपके हाथ में है। तो जब तक प्रोफेशनल नहीं चाहेगा, जब तक फ्रॉड नहीं हो सकता। इधर वो आप सत्यम का देख लो, एनरॉन का देख लो, आप मैक्सवेल का देख लो, कहीं भी देख लो, जो भी कॉर्पोरेट फेलियर हुआ है, मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आया है, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स का हाथ है। तो वही चीज हमारी पहली हेडिंग है, फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो सर जनरली ये जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एग्रेसिव अकाउंटिंग, अब सर इसके बारे में एग्रेसिव अकाउंटिंग आपको, अब आप लोगों के माइंड में ना 3-4 एग्जांपल सुन लो, पहले बस सुन लो। एग्रेसिव अकाउंटिंग कर देते हैं ये लोग, तो फाइनेंशियल जरूरत है कि फाइनेंशियली ओवरसाइट करना, निगाह करना उनके ऊपर, मैं बोल सकता हूं एक तरह से स्क्रूटनी करना, उन चीजों को एसेस करना बार बार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। एग्रेसिव अकाउंटिंग मैनेजमेंट जनरली आपको देखने को मिलेगा, ओवरस्टेट कर करके दिखाना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना आपके एसेट्स की इतनी वैल्यू नहीं है, उसको फिर भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि आपकी एसेट्स की इतनी वैल्यू है, आपने इतना कुछ अर्न कर लिया है, एक्चुअली में आपने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड द एग्रेसिव अकाउंटिंग। देन उसके बाद क्या, अर्निंग मैनेजमेंट। देखो अर्निंग मैनेजमेंट का मैं आपको एक चीज बता दूं, मैनेजमेंट है ना अपनी स्ट्रेटेजी दिखाती है और ज्यादा इनकम दिखाती है, ज्यादा अर्निंग दिखाती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, लीफो मेथड। आपके पास जो स्टॉक बाद में है वो स्टॉक आप पहले सेल करके दिखा रहे हो। आप अपने ना परचेजर को, आप अपने वेंडर को, आप अपने इन्वेंट्री वाले को ये दिखा रहे हो कि हमारे पास तो वो स्टॉक रुकता ही नहीं है, फटाफट जा रहा है मार्केट में और हमारे तो सेल्स अच्छे है। लेकिन जो इतना पुराना जो फीफो मेथड से आया हो, जो स्टॉक रखा है, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट कहां जाएगी? आप उस इन्वेंट्री कॉस्ट को काउंट करके नहीं दिखा रहे, आप अर्निंग में दिखा रहे हो। देखो आ रहा है और हमारा फीफो मेथड से सबसे पहले जा रहा है। तो अगर आपको क्या करना है, वो लीफो को छिपाना है, तो आप क्या करोगे, फीफो मतलब फीफो को छिपाना, आप लीफो मेथड को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो गलत अकाउंटिंग है। जो पहले आएगा पहले उसको जाना चाहिए बाहर, आप क्या कर रहे हो, जो बाद में आया उसको पहले भेजना, जो पहले का पड़ा है और उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इस तरीके की अर्निंग मैनेजमेंट आप यूज करो। ज्यादा आपको डिटेल में आपके अकाउंट्स की फैकल्टी वगैरह बता पाएंगे, ये टैक्टिक्स क्या होते हैं, जो ऑडिट पढ़ाएंगे वो लोग बताएंगे आपको, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया होगा। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द मैनिपुलेट शेयर प्राइस। अब आपने ना फाइनेंशियल डीलिंग वही चीज बोल रहे हैं कि फेयर प्राइस को बढ़ाने चढ़ाने के लिए आपने ज्यादा अपने आप में रिवैल्यूएट करके कोई चीज दिखा दी, आपको प्रॉफिट था नहीं और आपने वो प्रॉफिट दिखा दिया, आपने उसमें से लॉसेस कोई हुए हैं वो शो नहीं किए हैं, ट्रांजैक्शन छुपा ली। बोरोइंग्स आपने उठा के अपनी बैलेंस शीट में दिखा दे कि हमारे पास तो एसेट्स खरीद लिया आपने, तो एसेट्स है हमारे पास, लेकिन वो पैसा कहां से आया था, बोरिंग से आया था। बोनस प्लान्स आपने शो कर दिया कि हम तो अपने एम्प्लॉइज को, अपने शेयर होल्डर्स को ये बोनस देना चाह रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को इतना बोनस देना चाह रहे हैं, और एक्चुअली में आप नहीं दे रहे हो, बस प्लान्स आप शो कर रहे हो बार बार। तो ऐसी टैक्टिक्स मैनेजमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं बोला गया है कि सर उनके ऊपर ओवरसाइट करने की, निगाह रखने की जरूरत पड़ेगी। जनरली आप एक लोग ना एक चीज देखना, जनरली आप लोग एक चीज देखना कि एग्जीक्यूटिव जो कंपनी के होता है ना, जो मैनेजमेंट होती है, वही क्या है, एबल, सक्षम है, डिसीव, एबल मतलब कौन का मतलब क्या होता है, डिसीव, धोखा देने के इन्वेस्टर्स को। कैसे? बाय मैन्युपुलेटिंग। कैसे इन्वेस्टर्स को धोखा देते हैं? वो मैन्युपुलेट करते हैं चीजों को ना, घुमा फिरा के बोलते हैं ना, मैन्युपुलेट करके बातों को बोलना, मतलब कुछ और बात को किसी और तरीके से रखना, जिससे मतलब घुमा फिरा के बातें करना, और फॉल्सिफाइंग, गलत है उसको सही करके दिखाना, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो क्या बोला जा रहा है सर, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जनरली वही लोग धोखा देते हैं इन्वेस्टर्स को, अपनी चीजों को उल्टा फुल्टा करके दिखाना, मैन्युपुलेट करके दिखाना, जिससे क्या है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारी कंपनी में पैसा लगा देंगे। फिर और क्या बोला गया है, जनरली जो मैंने आपको पहले भी बात बोली है, ऑडिटर्स ही जनरली या तो नेग्लिजेंट है, जो उसके काम करना था उन्होंने भरपूर प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं किया, इफेक्टिवली वो काम नहीं किया, या फिर उनको पता था वो गलती है
भाई देखो पहले वाले में तो क्या उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसने ड्यूटी फॉलो नहीं की। दूसरे वाले में उसने अपनी ड्यूटी तो फॉलो की, उसको पता है गलतियां हैं, फिर भी पैसे लेके ना अपना भी शेयर वहां रख लिया और कंप्लायंस मतलब एसोसिएट हो गए इनकरेक्ट या मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने के लिए। ठीक है भाई, आपको पता था गलत है, फिर भी आपने हाँ की, आपने उसमें आपका भी कुछ कमीशन है, फ्रॉड आपने भी किया है। एक चीज आप ध्यान रखना, किसी भी कंपनी को ना अपने आप को अगर अपनी ब्रांड वैल्यू दिखानी है तो सबसे मेन चीज, अगर उसको मार्केट से पैसा दिखाना है तो उसकी कैपिटल मार्केट में उसकी रिस्पेक्ट हो, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो किसी भी कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस कब राइज होगा, जब जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रख रहे हो, उसके अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस होगा। तो जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर पब्लिक को हो जाएगा ना, इंटीग्रिटी अगर आपकी मेंटेन हो जाएगी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सही है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल मार्केट पे क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। तो एक बात बोली जाती है इसके अंदर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हो, एक अल्टीमेट क्वालिटी दोगे, तो एक चीज और उससे पहले, मतलब कुछ लैंग्वेज है ना उल्टी फुल्टी लिखी आईसीएसआई ने, अगर आप चाहते हो कि हमारी कैपिटल मार्केट के ऊपर ट्रस्ट बढ़े, अगर आप चाहते हो हमारी कैपिटल मार्केट पे ट्रस्ट बढ़े, तो आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और ना कि सिर्फ उससे आपकी कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ भी अपने आप को बढ़ा लोगे। तो लिखा कुछ भी है उसकी तरफ मत जाओ, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे जाओ। तो दोनों चीजें एक ही चीज है कि कैपिटल मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मतलब बेसिकली, या फिर एनहेंस शेयर प्राइस के लिए, और वो चीज अगर हमें करना है तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, रिपोर्टिंग का हमें फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद है सबको समझ में आया है। तो एक बात ध्यान रखना, 8 हमारे पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने हैं पार्ट ए के अंदर, ऑडिट एंड अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज के अंदर। अभी हमने वही चीज पढ़ी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्यों ओवरसाइट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे रिसेंट कॉर्पोरेट फेलियर्स हमने देखे, यूके के अंदर हमने बेसिकली क्या देखा, मैक्सवेल, यूएस के अंदर हमने एनरॉन देखा, इंडिया के अंदर सत्यम देखा, वो बहुत सारे ऐसी चीजें थे, और कहीं ना सारे के सारे स्कैम्स के अंदर मैनेजमेंट का और प्रोफेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट थी। तो जहां इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, और इंडिया में या फिर वर्ल्ड में प्रोफेशनल नहीं चाहे तो कोई 0% स्कैम नहीं कर सकता, तो हर स्कैम में कौन इन्वॉल्व है, प्रोफेशनल्स। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए, एग्रेसिव अकाउंटिंग करना, अर्निंग मैनेजमेंट करना, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्या करके दिखाना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना जिससे शेयर प्राइस बढ़ जाए, बोरोइंग्स करना, बोनस प्लान्स करना, तो ये सारे आपके कुछ एलिमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा एक ये हमारे इस चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन, और मैं बोल सकता हूं पहली हेडिंग भी थी। तो एक बार 1 मिनट के लिए उसको रीड करना स्टार्ट कर दो। और जिस बच्चे की बुक में ना ये चार्ट नहीं बनाना तो पैनिक नहीं लेना है, जस्ट मैंने इसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको पहले, और ये लास्ट में ना रेड जो मैंने किया बस ये एडिशन इसके अंदर कर दिया। ऑल दैट इज नॉट द पार्ट फॉर योर एग्जाम, ये रेड जस्ट समझाने के लिए, जब मैं बता ही रहा हूं ना, तो आप लोगों कुछ लेक्चर वाले बच्चों को तो, और कुछ जो बच्चे मेरा यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो कुछ उन बच्चों को भी बेनिफिट तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक से होना चाहिए। ऑल्दो ये नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बुक्स के अंदर मॉड्यूल से कुछ बहुत सारी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज करके ही मैंने अपनी गवर्नेंस की बुक के अंदर ड्राफ्ट की है। और मेरे पास बच्चे मैसेज करते हैं कि सर क्या आपके सेपरेट नोट्स मिल जाएंगे। यस, मेरे सेपरेट नोट्स अवेलेबल हैं। जिस बच्चे को भी सेपरेट नोट्स चाहिए गवर्नेंस के, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। और कॉल का नंबर जो मेरा है नीचे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है आप लोगों को, 9996065006 नंबर पे। एंड देन आपको लेटेस्ट नोट्स मैं जो जिम्मेवारी लूंगा, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि आपको लेटेस्ट अवेलेबल होंगे, वो मेरे एंड पे जो मेरे नंबर पे बच्चा व्हाट्सएप करेगा ना, या मेरी वेबसाइट पे करेगा जो आने वाली है, मैं उसी की इंश्योरिटी ले सकता हूं। किसी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लेटेस्ट मिले या ना मिले उसकी चीज की मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा। प्लस आपको फ्री बुक भी मैं हार्ड कॉपी के साथ अवेलेबल कर दूंगा इसमें, है ना। तो एक बार 1 मिनट लेके आप लोग उसको एक बार देख लो, इसका ओवरव्यू। चलो
एक लड्डू सी चीज, और ये हेडिंग मैं बोल सकता हूं, बस इंग्लिश की हिंदी करनी है, अदरवाइज कुछ है नहीं। नाम से पता लग रहा है हमारी सेकंड हेडिंग, आज के डे की सेकंड हेडिंग, और सेकंड हेडिंग का नाम आप लोगों को रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे पूरा का पूरा, और वो क्या बोलता है, स्ट्रेंथनिंग करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अभी तो ऊपर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना या उनको स्ट्रेंथन करना, उनको बढ़ावा देना, उनको अच्छा बनाना, उनको इफेक्टिव बनाना, एफिशिएंट बनाना क्यों जरूरी है, या इस कंटेक्स्ट में क्या मैं बोल सकता हूं कि मैक्रो लेवल पे करने की जरूरत है। क्या ये मैं बोल दूं कि ये प्रॉब्लम ये कंपनी की प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक इंडिविजुअल कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इंश्योरेबिलिटी लाना ये एक मैक्रो लेवल की दिक्कत है। तो क्या इंडिया एज अ होल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? यस। इस चीज को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा और हमारे एमसीए ने समझा, और क्या किया, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ने समझा, और क्या किया, इसके ऊपर जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, उनको अलाइन कर दिया, इन लाइन कर दिया, अलाइन कर दिया, या फिर मैं बोल सकता हूं इन ट्यून, इन अलाइन, इन ट्यून, और इन कन्वर्जेंस, इन कन्वर्ज विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेट, अभी मैं लेमैन तरीके से बात कर रहा हूं। देखो, इंडिया है, ये बात सब बच्चों को पता है, इंडिया अपने सारे लॉज जनरली कहां से चुराता है? यूके के लॉज से। आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके से कॉपी करा हुआ है, ठीक है। इंडिया में जो मैक्सिमम लॉज है वो उनका बैकग्राउंड कहां से है? यूके से है। अब एक बात ध्यान रखना मेरी पूरी अच्छे से, अब इंडिया को अपनी जो कंपनीज हैं, लाइक टाटा ने जैक्वार को एक्वायर किया, कोरस को एक्वायर किया। अब टाटा ग्रुप या कोई भी जब हमारी कंपनीज बाहर जाके एक्वायर करती थी ना, या एडीआर जीडीआर इशू करती थी, तो हमारे को दिक्कत क्या आती है सर, जो इंडिया के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो हमारे क्या है, बाहर वालों से मैच नहीं करते। फिर है ना, वहां के अकॉर्डिंगली हमें अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, या आपको सबको पता होगा यूएस गैप के अकॉर्डिंग इंडियन गैप को हमें करना पड़ता था अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को, पिछले 3 साल के 5 साल के। बड़ी दिक्कतें आती हैं। इन सारी चीजों को समझा और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक कन्वर्जेंस लाने के लिए इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किस चीज के साथ, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या किया, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज किया, यूनिफॉर्मिटी लेके आए। और किसके साथ किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली रिपोर्टिंग को डील करते हैं, उनके साथ अलाइन किया। अब एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल लेमन तरीके से सुन लो, कहानी है कहानी, बस कहानी सुन लो। जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे मैनेजमेंट हैं, जो मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट डायरेक्टर वन ऑफ द सेम थिंग, या जो भी हमारे ऑडिटर हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ना डिस्क्रिशन, क्या मैं बोल सकता हूं, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी आर्बिट्रेरीनेस दिखाते थे अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को दिखाने में, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करने में। अब उनकी आर्बिट्रेरीनेस, अगर मैं एक बात बोल दूं, मैं एक सिंगल कोड ही ना बनाऊं, मैं एक सिंगल यही ना बोलूं कि इस टाइप की कंपनीज के ऊपर ये फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, अब कोई तो कुछ बना के चलेगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। अब कल को अगर कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी बनाएगी तो दिक्कतें आएंगी। कल को कोई वो किसी और के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो अपना फाइनेंशियल अलग बना रहा है, वो अपना अलग कर रहा है, तो दिक्कतें आएंगी। तो हुआ क्या, अभी छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, जैसे जीएसटी में कोई कंपोजिट स्कीम को फॉलो करता है, अब कोई नॉर्मल स्कीम को। अब पिछले दिनों मेरी मैरिज के टाइम पे मैंने अपना ना कुछ प्रोडक्ट लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के। अब वो जो वेंडर था जिससे मैंने उसको परचेज किया, तो वो जो रिटेलर था, वेंडर था, उन्होंने कंपोजिट स्कीम ले रखी थी। अब उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक है जीएसटी इनवॉइस दे दूंगा, बट बाद में मैंने उस चीज को चेक किया, यार तुम तो कंपोजिट स्कीम लेके बैठो, आप तो दे ही नहीं सकते हो मुझे। उन्होंने बोला हाँ मेरे पास जीएसटी नंबर है, उन्होंने ये नहीं बोला दे दूंगा, तो उसको तो मैं क्रेडिट ले ही नहीं सकता था। तो दिक्कतें आएंगी बिजनेस करने में। तो इस चीज को और मैं बोल रहा हूं कि मैनेजर्स की या ऑडिटर्स की मनमानी ना चले, डिस्क्रिप्शन ना चले, उस चीज को, उस स्कोप को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिटर्स डिस्क्रिप्शन, क्या होगा, इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जरूरत है, बेटर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। ऐसे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बना दो कि जिसमें किसी को कंफ्यूजन ही ना रहे, सबको पता भाई मेरे ऊपर ये लगेगा और मुझे इस तरीके से काम करना है। तो टू रिड्यूस, साथ साथ बोलो, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल टू रिड्यूस द स्कोप फॉर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स डिस्क्रिप्शन while preparing the financial standards statements, better financial standards are required। फिर क्या बोला गया,
टू इंप्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ऊपर बोला ना फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बना देंगे बेटर, अच्छे। अब उन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया, इंडिया हैज रिवाइज्ड इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइन, इन ट्यून विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। डन, 2 पॉइंट हुए, अच्छे से हो गए हमारे 2 पॉइंट। पक्का कोई इसमें डाउट नहीं है? किसी बच्चे को डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल दो, क्योंकि ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे होगे अभी। देन उसके बाद इन ट्यून विद द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ अडॉप्टिंग IFRS। अब देखो ग्लोबली एक चीज देखी गई थी, सब है ना IFRS एक तरह से कुछ कंट्रीज ने मिलकर ना इसको ड्राफ्ट कर दिया, और सारी कंट्रीज क्या करती थी मेनली सब, अब है ना इसको फॉलो करना, एक बोल रहे एक यूनिफॉर्म फॉलो करना स्टार्ट कर दो, दिक्कतें नहीं आएंगी। अब जैसे जैसे ग्लोबली एक ट्रेंड बन चुका था कि IFRS को सब अपना एज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे थे, तो इंडिया वाले क्यों पीछे रहेंगे? एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज मान रहे हैं। देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज, हम जैसे XBRL है, इसी तरीके से फाइनेंशियल IFRS को हम एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज मान के चल रहे हैं, तो ग्लोबली उस चीज को माना जा रहा था। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए इंडिया ने भी क्या किया, फैसिलिटेटेड द कन्वर्जेंस, मतलब एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लेके आए। कन्वर्जेंस का मतलब ये नहीं कि कन्वर्ट कर दिया एग्जैक्टली, वो बोल रहे अपने वालों को उनके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म कर दिया। मैं कन्वर्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS से अलाइन कर दिया, जो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए यूनिफॉर्म कर दिया, ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया विद द IFRS। तो क्या मैं बोल सकता हूं आज के दिन जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे अब उसको इंडेज बोलते हैं? अब ये क्यों बोलते हैं, और AS क्या होता था और इंडेज क्या? AS थे 28 टोटल, अब इंडेज क्या है, और इंडेज कब रूल्स जब आए, तो इंडेज का जन्म कब हुआ और वो कब हुआ AS का, तो वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इसको किसने कॉइंड किया इंडिया में इंडेज को? मैं बोल सकता हूं रिकॉग्निशन दी कंपनीज एक्ट ने, अंडर विच सेक्शन 133 के अंदर। क्या बोल दिया? इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्निशन दी किसने? कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 133 के अंदर, प्लस रूल्स बनाए कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2000 आई गेस 15, वेट फॉर अ व्हाइल, यस 2015 कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, और इसके नीचे ने एक एनेक्चर डाल दिया, एनेक्चर टू द कंपनीज रूल्स। तो वो एनेक्चर के अंदर हमने क्या बताया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेज। उसी तरीके से जो पुराने थे हमारे, वो क्या थे, वो भी अपने आप में एनेक्चर थे, लेकिन वो कहां डाले गए थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो इंडेज नहीं थे, वो बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। इनको इंडेज, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के अंदर। तो वो क्या थे? ये क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्या थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 2015, उसके एनेक्चर में डाल दिया। ठीक है ना बात? तो एक ये छोटी सी चीज है। तो इंडिया वाले कहां शांत रहने वाले थे? इंडिया ने भी समझा, समय की नजाकत को समझते हुए इंडिया वालों ने भी क्या किया? अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज किया। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। फिर जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना, वही चीज बोली जा रही है। ऑल द एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर रिवाइज्ड एंड कन्वर्ज्ड विद द कोरेस्पोंडिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS। तो कन्वर्ट कर दिया, वही चीज है बार बार सेम। दीज कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड इंडेज। ठीक है ना? बता चुका हूं मैं आपको ग्रैंड लेवल पे, तो ये तो छोटे बच्चों वाली चीजें हैं। अब वही चीज मैंने आपको बता दी, कंपनीज एक्ट ने क्या किया? सेवरल सेक्शंस के अंदर कॉग्निजेंस दी, कॉग्निजेंस का मतलब रिकॉग्निशन दी, पहचान दी, कॉग्निजेंस टू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर स्टैंडर्ड कन्वर्ज्ड विद IFRS। स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ज यानी यूनिफॉर्मिटी लेके आए थे किसके साथ? IFRS। बता चुका हूं सारे का सारा। एक बात और ध्यान से, जो ये बनाए गए थे ना ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किसने बनाए थे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नकास। सर नकास क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो अब ये नकास चेंज होके इसकी ना बड़ी लिमिटेड पावर थी, जस्ट ओवरव्यू करना, ओवरसाइट करना, किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अब इसकी पावर्स को एक्सटेंड किया और इसको रिप्लेस करके कौन ने आया? अच्छा पहले ने कंसल्ट करती थी ICAI के साथ, आज भी ICAI के साथ कंसल्ट होगा, लेकिन नकास की जगह कौन आया पिक्चर में? ध्यान से इधर, NFRA। अब वो NFRA किस सेक्शन ने बताया? सेक्शन 132 ने। सेक्शन 132 बोलता है, और इसके साथ है ना NFRA रूल्स 2015 और 2018 रूल्स आए, और वो ये बोलते हैं यस सर NFRA कॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, और 132 सेक्शन पूरा डील करेगा। और अब नकास को रिप्लेस करके NFRA। सर ये हम कहां पढ़ेंगे? आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील करेंगे। और मैंने आपकी ना सहूलियत के लिए, पहले मेरे सिलेबस में नहीं डाला था, मॉड्यूल में भी नहीं था, मैंने ना इसको डाल भी दिया है
कि क्या आया, किसकी जगह क्या रिप्लेस हुआ। मैंने थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपनी कॉस्ट बढ़ाई, अपने बुक में पेजेस ऐड किए। इधर ध्यान दो, ये मैंने सारा नया इंसर्ट कर दिया। पहले नकास था फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, लेकिन इसकी पावर को और बढ़ाया, ना कि सिर्फ ओवरसी करना, रिकमेंड करना, ऑडिट से रिलेटेड भी उनको चेंज करना, उनको टाइम टू टाइम बताना कि हाँ भाई ये जरूरत है, नए कहां से बनेंगे, कब बनेंगे, उनको रिकमेंड, ये सारी पावर्स बढ़ाई। और किसको जन्म दिया? नकास वॉज रिप्लेस्ड बाय द NFRA, ठीक है ना। और इनका रोल भी एक्सपेंड किया है, ठीक है। 76 एनुअल रिपोर्ट जो बन के आई थी 37th एनुअल रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। चलो अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो जब बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। और मैं बोल सकता हूं बच्चों को ने चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, जिन बच्चों ने ना अकाउंट्स अच्छे से नहीं किया था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर ऑडिट नहीं किया था, और बट यस ये चैप्टर ने बिल्कुल लड्डू बना दिया है। मैंने इस चैप्टर पे इतनी मेहनत कर दी आप लोगों के लिए, अभी नहीं, इतने अटेम्प्ट हो चुके पढ़ाते हुए, इतनी बार इतनी रिपीटेशन हो चुकी है गवर्नेंस पढ़ाते हुए, तो वो चीज ना सारी टिप्स पे है। और अब ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही चीज अब मैं जब रिवीजन मैंने आप लोगों को बोला है कि मुझे कमेंट में बताना कि कब से आप लोग अपना पढ़ लोगे, उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊं, क्योंकि मैं रिवीजन करवाऊंगा और आप लोग पढ़े नहीं होगे तो वो रिवीजन कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये भी मुझे बताना कि चैप्टर वाइज रिवीजन करवानी है या 2-3 चैप्टर का एक बंच करके कुछ 2-3 घंटे की एक बार में रिवीजन कर लें, ठीक है। ड्राफ्टिंग और गवर्नेंस की मैं सोच रहा हूं कि अप्रैल के अंदर हम खत्म कर देंगे रिवीजन, और उसके बाद डी डिलीजेंस की जो रिवीजन होगी या जिस भी सब्जेक्ट की मैं, मतलब अगर ड्यू टू सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम हम लोग स्टार्ट करें, वो करेंगे मई के मंथ में, ठीक है। तो वही चीज बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट करके नकास से, यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हैड नोटिफाइड द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। तो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स बनाए 2015 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 133 एंड सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 210 ऑफ द 1956 एक्ट। और ये रूल्स कब से इफेक्ट में है? 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है। इतना कोई पूछने नहीं वाला एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन से क्या आया निकल के, बस इतना याद रखो। सेक्शन 133 के अंदर पावर थी, उसको यूज करके नकास के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए। सर अभी तो आपने NFRA बोला, अरे भाई NFRA का जन्म ही लेट हुआ था, उससे पहले ये रूल आ गए थे। NFRA का जन्म भी शायद 2015 के बाद ही हुआ, 18 के आसपास जन्म ही NFRA का जब हुआ है, ठीक है। उस टाइम नकास ने इनिशियली बनाया था, और नकास की वो सारी पावर किसको दे दी? NFRA। अब इनको कौन रेगुलेट करता है, इंडेज वगैरह को? NFRA। डन। जो भी आप हमें बोल रहे हो, अभी हमें ना कंफ्यूजन हो गई। एक तो आप बोल रहे हो इंडेज, एक आप बोल रहे हो ES। इंडेज का मतलब इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन ये कब किसने कॉग्निजेंस दिया इनको? सेक्शन 133 ने। सर कहां कॉग्निजेंस दिया इसको? रूल्स बनाए। क्या रूल्स बनाए सर? कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015, और इसके नीचे एक एनेक्स्चर डाल दिया, और उस एनेक्स्चर के अंदर ये ES डाल दिया, जिसका नाम क्या दिया? इन ट्यून, इन अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी IFRS को यूनिफॉर्मिटी लेके आए और अपने रूल्स के अंदर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन किया, और उनको नाम दिया इंडेज का। सर क्या ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी एप्लीकेबल है? यस यस यस। ICSI ने अपने मॉड्यूल में अमेंडमेंट की लास्ट ईयर और इसको बताया। यस, आप लोग भी पढ़ोगे। पहले मेरे पास बच्चे क्वेश्चन पूछते थे लास्ट बैच तक, सर ये है क्या? मेरे पास आंसर नहीं होता था बताने के लिए। ये नहीं कि मुझे नहीं आता था, आंसर आता था, बट बताने के लिए नहीं होता था क्योंकि आपके मॉड्यूल में नहीं है। तो बच्चा ज्यादा सुनना पसंद करता नहीं है। आज का माहौल आप लोगों ने इतना खराब कर दिया कि आप लोग कम बता दो, ज्यादा नहीं बताना चाहिए। आप लोगों का वे ये हो चुका है, तो वो वे है। बट स्टिल हम अपनी आदत से लाचार हैं। हम अपने अंदर जो होता है वो चीज डिलीवर जरूर करेंगे। मतलब आप लोग कितना भी बोल लो, अब सब्जेक्ट टू पहले प्रोफेशनलिज्म वे में पूरा लेक्चर होता था, अब बीच में एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब वो नचनिए बन जाएंगे हम लोग भी, मतलब ठीक है उस चीज को कर देंगे। वो होगा क्या उस चीज में? अल्टीमेटली आपको ड्यूरेशन लंबी जानी है, उसको हाफ ड्यूरेशन कर देंगे। पहले 1.5 आवर्स की ड्यूरेशन होनी थी, उसको 50 मिनट की कर देंगे। बट अल्टीमेटली डिलीवर पूरा ही करना है। मतलब होगा वही जो हम आपको डिलीवर करेंगे। मैं बिलीव नहीं करता हूं शॉर्टकट्स में, मैं
बिलीव करता हूं पहले समझना उसके बाद शॉर्टकट्स बनाना। ऑनेस्टली मैं हर क्लास में और हर सब्जेक्ट में यही मैं फॉलो करता हूं और वही मैं अपना ट्रेंड फॉलो करूंगा। मतलब तो चलो ठीक है, तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कहां से डिराइव हुए? सेक्शन 133 से। उन्होंने क्या किया? रूल्स को बनाया। रूल्स के अंदर क्या आए? अनेक्स्चर्स आए। डन ना? देन कहां मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी है सर हमें फॉलो करना? रूल 4 के अंदर। रूल 4 के अंदर, ठीक है जी। अब सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, ये हमारे क्या थे? एएस। सर इनको किसने पहचान दी? इनको सर बस मोटा मोटी ये मान लो सेक्शन 210 ए ऑफ ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 ने, ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ने पहचान दी। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी क्या बनाए उन्होंने? कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 बनाए और इसी के नीचे एनेक्स्चर दिए थे। उस एनेक्स्चर में सबसे बड़ी बात ये कितने हैं जी? 28 हैं। आई गेस इंडेज भी 108 या 110 के आसपास होंगे। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, तो उसको लेके मैं बता दूंगा आप लोगों को कितने इंडेज हैं इंडिया में। ठीक है, तो 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान से, ये जो बनाए गए थे ना, इनकी बेस्ट क्वालिटी क्या थी? पहली बात तो मैंडेटरी, यहां कौन बोलता है इन 28 एएस को कौन फॉलो करो? मैंडेटरी रेगुलेशन 48 ऑफ सेबेल ओडीआर रेगुलेशन वो बोलती है कि यस सर आप इनको मैंडेटरीली फॉलो करो, ऑल लिस्टेड एंटिटीज इसको फॉलो करेंगे। अब इधर दूसरी पल, ये जो हमने इंडेज बनाए थे ये क्या थे? ये हमने इन कन्वर्ज्ड विद द IFRS। बट ये किससे कन्वर्ज थे? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। क्या ये कन्वर्ज थे IFRS से? नहीं, ये किससे कन्वर्ज थे? गैप से। जनरली these accounting standards are as per the generally accepted accounting principles of India, गैप, and not converged with the IFRS। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? चलो जी। बनाए ये भी नाकास ने थे, बनाए ये भी नाकास ने थे। ऑल्दो अब इनके जो कंट्रोल करने की पावर है वो नाकास से शिफ्ट होके कहां हो चुके हैं? NFRA। तो क्या सर ये भी अभी भी लग रहे हैं? देखो मैं आपको अगर बात करूं 2020 से पहले, यस कुछ कंपनीज पे लग रहे थे, बट अब मैंडेटरी इंडेज फॉलो करने पड़ेंगे। अब बेसिकली जो एक लास्ट थी, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा किन किन कंपनीज को कब कब करने फॉलो थे। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर इंडेज की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? उसका आंसर आज ही मैं आपको दूंगा। रूल 4 के अंदर उसका आंसर पढ़ेंगे और मैं बता दूं आपको इतना इन डेप्थ है रूल 4, तोते उड़ जाएंगे पढ़ने में। तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों का ही भाई बहन बन गया। और क्या किया मैंने उसके अंदर कि सर हमें ना वो इन डिटेल लाइन टू लाइन जाके ना हमें इंटरप्रिटेशन करने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स चाहिए। तो अब आप बताओ मुझे कि मैं 1.5 आवर्स इस पे उस सेक्शन को पढ़ने में डिवोट करूं, पढ़ाने में डिवोट करूं, या फिर हम जो उसके ऊपर मैंने उठा के एक चार्ट या एक पिक्टोरियल वे में उसको मेहनत की है और वो सारा डिपिक्ट करेगा, सारा शो करेगा वो पहले वाला, या फिर उसको कर लें। अब ऑब्लिगेशन वाली बात मैंने आपको बता दी, रूल वाली बात मैंने आपको बता दी।